अक्सर जब भी कट्टरपंथ पर बात होती है तो नजरें घूम फिरकर मदरसों पर ही जाती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और कई बार तो उन्हें सीधे सीधे कट्टरपंथ की नर्सरी तक कह दिया जाता है। वही। लेकिन आज हम जिस नजरिए पर बात करने वाले हैं वो बिल्कुल उल्टा है, और सच कहूँ तो काफी चौंकाने वाला भी है। क्या हो अगर कट्टरपंथ से लड़ने का सबसे असरदार हथियार खुद इन्हीं मदरसों के शिक्षक हों? ये जो आइडिया है ये अब्दुल्ला मंसूर के एक लेख से आता है, और ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने रखता है कि जिन्हें समस्या माना जा रहा है वही समाधान है। एग्जैक्टली। जिन्हें अक्सर समस्या की जड़ माना जाता है वही असल में समाधान की सबसे मजबूत कड़ी कैसे हो सकते हैं। और देखिए, बात सिर्फ हिंसा रोकने की नहीं है। नहीं, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल, ये विचारधारा की लड़ाई है, और उस लड़ाई के मैदान में एक शिक्षक से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। सही बात है। तो चलिए इसी आइडिया को और गहराई से समझते हैं। इस लेख के तर्कों की एक एक परत खोलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक मदरसा शिक्षक अपनी पारंपरिक भूमिका से कहीं आगे बढ़कर समाज के लिए एक रक्षक की भूमिका निभा सकता है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही अहम किस्से से होती है जिसका जिक्र लेख में किया गया है। हाँ, पाकिस्तान का वो किस्सा जब वहाँ के कुछ बड़े उलमाओं ने चरमपंथियों को एक खत लिखा और उनसे हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की। लेकिन चरमपंथियों की तरफ से जो जवाब आया वो किसी भी शिक्षक को सोचने पर मजबूर कर देगा। उन्होंने जवाब में कहा, हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, हम तो बस वही कर रहे हैं जो आपने हमें मदरसों की किताबों में पढ़ाया है। ओहो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग डर या मसलहत हालात के दबाव में एक जगह आकर रुक गए हैं, और हम उसी सबक को उसकी असली मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, उसे लागू कर रहे हैं। ये तो सीधा आईना दिखाने वाली बात हो गई। उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी वापस शिक्षकों पर ही डाल दी। बिल्कुल। ये जवाब तो किसी भी टीचर को अंदर तक हिला के रख देगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो इसे अपनी गलती नहीं बल्कि अपने टीचर की शिक्षा का एक लॉजिकल एंड मान रहे थे। हाँ बिल्कुल। और यहीं से लेख एक बहुत गहरी बात की तरफ इशारा करता है। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि कुछ आयतों को उनके संदर्भ से काट कर पेश किया जा रहा है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है। हाँ, ये दलील तो बहुत आम है। बहुत आम है। लेख कहता है कि समस्या कई बार उस मूल टेक्स्ट में ही है और उसे पढ़ाने के उस नजरिए में है जो सदियों से चला आ रहा है। अच्छा। लेख इसके लिए विकृत धर्मशास्त्र यानी डिस्टॉर्टेड थियोलॉजी और राजनीतिक इस्लाम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिक्कत कुछ भटके हुए छात्रों की नहीं बल्कि उस सिलेबस या उस सोच की है जो उन्हें परोसी जा रही है। हाँ, और यहीं पर एक शिक्षक की भूमिका क्रांतिकारी हो जाती है। लेख कहता है कि शिक्षक को यह हिम्मत दिखानी होगी कि वो कक्षा में खड़े होकर कह सके कि देखो, मध्यकालीन दौर के फैसले, उस समय के फतवे, वो आज के इस लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट के दौर में लागू नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। दुनिया बदल चुकी है और धर्म की समझ को भी उसके साथ बदलना होगा। और उनकी बात में वजन इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि उनके पास वो धार्मिक वैधता, वो रिलीजियस लेजिटिमेसी होती है ना? जो बात कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कहेगा या कोई पुलिस अफसर कहेगा तो उसे बाहरी दखलंदाजी माना जा सकता है। हाँ, उसे प्रोपेगेंडा कह दिया जाएगा। लेकिन जब वही बात एक आलिम या मुफ्ती कहता है तो छात्रों से सुनता है। जब एक शिक्षक ये कहता है कि इस्लाम का असल मकसद दुनिया पर खिलाफत कायम करना नहीं या राजनीतिक वर्चस्व हासिल करना नहीं है बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। हाँ, एक बेहतर और नैतिक इंसान बनना है, तो छात्र की सोच की दिशा ही बदल सकती है। सही कहा। वो शिक्षक उस विचार को जड़ से ही बदल सकता है। अच्छा, तो ये तो ही समस्या की जड़। लेकिन लेख एक और बहुत बड़ी कमी की तरफ ध्यान दिलाता है जो इस समस्या को और भी गंभीर बना देती है। वो है मौजूदा मदरसा सिस्टम की हर बच्चे को दीन का विशेषज्ञ एक स्पेशलाइज्ड स्कॉलर बनाने की जिद। हाँ, और इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी तुलना की गई है। जैसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि समाज का हर बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा। सबके अंदर वो काबिलियत नहीं होती। ठीक उसी तरह ये मान लेना कि मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा मुफ्ती या आलिम बनने की बौद्धिक क्षमता रखता है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो उसका नतीजा क्या होता है जब आप हजारों बच्चों को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, जिनमें शायद, जैसा कि लेख में अनुमान है, 95% के पास वो विशेष योग्यता है ही नहीं। नतीजा बहुत खतरनाक होता है। वो युवा वो ना तो एक अच्छा धार्मिक विद्वान बन पाता है क्योंकि उसके अंदर वो गहराई नहीं है,
और ना ही वो आधुनिक दुनिया के किसी और काम या रोजगार के लायक रह जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे वो हुनर सिखाया ही नहीं गया, वो बीच में फंसकर रह जाता है। और यहीं से पहचान के संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस की शुरुआत होती है। बिल्कुल, और ये पहचान का संकट बहुत ही विस्फोटक चीज है। जब एक युवा को लगता है कि समाज में उसकी कोई इज्जतदार जगह नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, तो वो उस समूह की तरफ खिंचता है जो उसे एक मकसद और एक पहचान देता है, भले ही वो मकसद कितना ही विनाशकारी क्यों ना हो। अपनी अहमियत साबित करने के लिए। हाँ, अपनी अहमियत साबित करने के लिए ये दिशाहीन युवा एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, अब ये जुड़ता है क्योंकि क्लासरूम में उन्हें सवाल पूछना या आलोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग तो सिखाया ही नहीं गया। उन्हें तो सिर्फ मानना सिखाया गया है। हाँ, इसलिए वे तर्क से ज्यादा भावनाओं के शिकार हो जाते हैं और कोई भी उन्हें आसानी से भड़का सकता है। और लेख के मुताबिक यही वो वर्ग है जो राजनीतिक इस्लाम का सबसे आसान और सबसे बड़ा हथियार बनता है। ये वो प्यादे हैं जिन्हें कोई भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बाप रे। यह एक ऐसी फैक्ट्री बन जाती है जो अनजाने में ऐसे नौजवान तैयार कर रही है जो कट्टरपंथी विचारधारा के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये तो वाकई गंभीर समस्या है। हाँ। जहाँ सिस्टम ही अनजाने में युवाओं को दिशाहीन बना रहा है। तो क्या लेख इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता भी सुझाता है? मतलब इसका समाधान क्या है? हाँ, और समाधान बहुत ही प्रैक्टिकल है। लेख यूनिवर्सल एजुकेशन यानी सार्वभौमिक शिक्षा का एक मॉडल पेश करता है। अच्छा। उसका तर्क है कि मदरसों के पास देश भर में अरबों खरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, इमारतें हैं, हॉस्टल हैं, जमीनें हैं। बिल्कुल। तो इस जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल सिर्फ कुछ हजार धार्मिक विशेषज्ञ बनाने के लिए क्यों किया जाए? मतलब इसका दायरा बढ़ाया जाए। बिल्कुल, इन्हें ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन का सेंटर बनाया जाए। यहाँ सिर्फ धर्म की पढ़ाई ना हो बल्कि आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाएं, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर। छात्रों को भाषाएं जैसे अरबी, उर्दू या अंग्रेजी सिर्फ रटाने के लिए नहीं बल्कि एक टूल के तौर पर सिखाई जाएं। ये टूल वाला आइडिया दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब छात्र भाषा पर पकड़ बना लेगा तो वो कुरान और हदीस को सीधे उसके मूल स्रोत से पढ़ और समझ सकेगा। अच्छा, उसे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की व्याख्या पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो खुद सवाल कर सकेगा, खुद जवाब ढूंढ सकेगा। इससे वो किसी की भी मनमानी व्याख्या का शिकार होने से बच जाएगा। सही है। शिक्षक का काम है उसे हुनरमंद बनाना ताकि वो समाज पर बोझ ना बने बल्कि उसका एक उपयोगी हिस्सा बने। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इससे मदरसे का जो मूल उद्देश्य है वो ही खत्म नहीं हो जाएगा? कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि फिर यह एक सामान्य स्कूल ही बन जाएगा, मदरसा नहीं रहेगा। यस, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और लेख इसका जवाब भी देता है। मकसद धार्मिक शिक्षा को खत्म करना नहीं है बल्कि उसे आज के जमाने के लायक बनाना है। ओके। यहीं पर शिक्षक की भूमिका एक पुल, एक ब्रिज की तरह हो जाती है। वो छात्रों को समझा सकता है कि इकामत दीन यानी धर्म की स्थापना का मतलब किसी देश पर कब्जा करके राजनीतिक सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता जैसे मूल्यों को स्थापित करना है। मतलब धर्म के राजनीतिक पहलू को हटाकर उसके नैतिक पहलू पर जोर देना। एकदम सही। और शिक्षक इसके लिए ऐतिहासिक उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे मीसा के मदीना यानी मदीना का संविधान। ये इतिहास का एक ऐसा दस्तावेज है जो दिखाता है कि पैगंबर ने खुद एक बहुधार्मिक समाज में यहूदियों और दूसरे कबीलों के साथ मिलकर एक नागरिक समझौते के तहत रहना स्वीकार किया था। ये तो काफिर बना मोमिन की उस विभाजनकारी सोच को ही तोड़ देता है। बिल्कुल, यह सहिष्णुता और सहअस्तित्व सिखाता है। और एक बहुत ही व्यवहारिक बात जो लेख में कही गई है वो ये है कि क्योंकि मदरसों में बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो शिक्षक उनके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह भी काम कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक अपने छात्र के साथ दिन रात रहता है। वो उसके व्यवहार में आने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ सकता है। बिल्कुल। अगर कोई छात्र अचानक से गुमसुम रहने लगे, हिंसक बातें करने लगे या कोई संदिग्ध साहित्य पढ़ रहा हो तो शिक्षक पहली वो कड़ी है जो इसे पहचान सकता है। और सिर्फ पहचान ही नहीं सकता, नहीं, बल्कि सही समय पर उसे रोककर उससे बात करके उसे सही दिशा भी दे सकता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सब करने के लिए शिक्षकों को भी तो ताकत देनी होगी। क्या वे आज इस स्थिति में है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकें? नहीं, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। लेख साफ तौर पे कहता है कि ये सब तभी मुमकिन है जब शिक्षक खुद सशक्त हों। और हकीकत यह है कि वो कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। संसाधनों का अभाव है, समाज में सम्मान की कमी है, यहाँ तक कि लेख में अशराफ,
मतलब ऊंची जाति के मुस्लिम नेतृत्व पर पसमानदा यानी पिछड़ी जाति के शिक्षकों की जरूरतों को नजरअंदाज करने का भी जिक्र किया गया है। तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि शिक्षक ये बड़ी भूमिका निभाएं, तो पहले हमें उन्हें मजबूत करना होगा। लेख में इसके लिए क्या रास्ते बताए गए हैं? 3 मुख्य बातें बताई गई हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी है वेतन और सम्मान। पैसा। हाँ। लेख में एक उदाहरण है कि जब मदरसों में आधुनिक विषय जैसे अंग्रेजी या विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता, तो छात्रों के मन में क्या संदेश जाता है? यही कि इस पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल, असली पढ़ाई तो सिर्फ दीन की है। जब तक शिक्षक की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, वो सम्मान का हकदार नहीं बनेगा। ये तो बहुत सीधी सी बात है। और दूसरा है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। आज की दुनिया बहुत बदल गई है। कट्टरपंथ अब किताबों से ज्यादा इंटरनेट और सोशल मीडिया से फैल रहा है। इसलिए जरूरी है कि हमारे उलेमा और शिक्षकों को आधुनिक दुनिया की चुनौतियों, मनोविज्ञान और सबसे जरूरी डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित किया जाए। उन्हें पता होना चाहिए कि ऑनलाइन प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है। हाँ, ताकि वे अपने छात्रों को उससे बचा सके। और तीसरा जाहिर तौर पर पाठ्यक्रम से जुड़ा होगा। जी, पाठ्यक्रम में सुधार। ये पक्का करना कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आज के दौर में प्रासंगिक हो। जो आयतें या आदेश युद्ध के समय के हैं, उन्हें उनके ऐतिहासिक संदर्भ के साथ पढ़ाया जाए, ये बताकर कि वे एक खास समय और परिस्थिति के लिए थे, हमेशा और हर जगह के लिए नहीं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनका गलत मतलब निकाले जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो कुल मिलाकर लेख का सार ये है कि मदरसों को बंद करने या उन्हें शक की नजर से देखने की जरूरत नहीं है। जरूरत है उनके मकसद को बदलने की। बिल्कुल। वकालत इस बात की होनी चाहिए कि उन्हें धार्मिक कट्टरता की नर्सरी समझे जाने के बजाय मानवता और कौशल यानी ह्यूमैनिटी एंड स्किल्स के सेंटर में बदला जाए, जहां से निकलने वाला छात्र एक अच्छा इंसान भी हो और एक हुनरमंद नागरिक भी। हाँ। लेख का अंत एक बहुत ही सशक्त विचार के साथ होता है, जो इस पूरी बहस को एक नए मुकाम पर ले जाता है। जब एक मदरसा शिक्षक अपनी कक्षा में खड़ा होकर ये पढ़ाता है कि एक सच्चा मुसलमान वही है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे इंसान सुरक्षित रहें, और साथ ही वो उसी छात्र को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर चीजों को परखना भी सिखाता है, तब वो देश की सुरक्षा में उतना ही बड़ा योगदान दे रहा है जितना सीमा पर खड़ा कोई सैनिक। ये एक बहुत शक्तिशाली तुलना है, और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। ये लेख मदरसा शिक्षकों की भूमिका पर तो बहुत अच्छे से रोशनी डालता है कि कैसे वे छात्रों की सोच को अंदर से बदल सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये छात्र जो अब आलोचनात्मक चिंतन और आधुनिक कौशल से लैस हैं, जब वे मदरसे की 4 दीवारी से बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे, तो उनका सामना समाज के उन स्थापित धार्मिक और सामाजिक ढांचों से होगा जो सदियों से चले आ रहे हैं। वे इन ढांचों को किस तरह की चुनौती देंगे और समाज उन पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? उनका असल प्रभाव मदरसे के बाहर की दुनिया में कैसा दिखेगा?